हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की ओर से, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे गाजा पट्टी के संघर्ष के रेफरेंस में इजराइल और हमास के प्रमुख नेताओं, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री और हमास के 3 प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किया है, जो आईसीसी के अंतर्गत प्रोसिक्यूटर होते हैं, अभियोजक होते हैं, उन्होंने किया है। तो वास्तव में इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है इजराइल का, जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और रक्षा मंत्री के विरुद्ध, और साथ ही साथ हमास के 3 प्रमुख नेताओं के विरुद्ध यह कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। वास्तव में इनके ऊपर आरोप क्या लगाए गए हैं? इनके ऊपर 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप मानवता के विरुद्ध अपराध का है, जिसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे हत्या, विनाश, यातना, बलात्कार और यौन अपराध जैसे आरोप। और इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण आरोप लगा है युद्ध अपराध का। युद्ध अपराध में वास्तव में जेनेवा संधि हुई थी और जेनेवा संधि के अंतर्गत युद्ध अपराधों को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत युद्ध अपराधों में कई सारे अपराध सम्मिलित होते हैं, जैसे नागरिकों या बंदियों के साथ दुर्व्यवहार, जो युद्ध बंदी होते हैं उनके साथ, जो इसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दवाइयां हैं, राशन है, इनकी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करना, जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर आम नागरिक रह रहे हैं, उनको जानबूझकर टारगेट करना। तो जो रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाके हैं, उनको टारगेट करना और आम जनता को क्षति पहुंचाना। और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अपराधों में जो आरोप इनके ऊपर लगाया गया है वो यह है कि भुखमरी को जो है युद्ध के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगला बहुत महत्वपूर्ण जो आरोप है वो भुखमरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। वास्तव में आप किसी भी तरफ से अगर उस पूरी एरिया में राशन नहीं पहुंचने दे रहे हैं तो लोग भूखों मर रहे हैं, और इसको युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आरोप लगे हैं इन लोगों के ऊपर, मुख्यतः इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर। इस संदर्भ में हमें यह जानना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये 2 अलग अलग कोर्ट हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, होता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में जानिएगा कि यह वास्तव में व्यक्तियों द्वारा किए गए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाया जाता है इसमें। तो महत्वपूर्ण क्या है? यह व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध किए हैं, जैसे कि नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता। इस तरीके के अगर आप एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं और समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, जो कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो इन आधारों पर आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी खास बात यह है कि ये जो अदालत है, इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? वैश्विक दंडमुक्ति से लड़ने के लिए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए, चाहे संबंधित व्यक्ति यानी अपराधी किसी भी देश का प्रमुख ही क्यों ना हो, किसी भी देश का महत्वपूर्ण पद पर क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो। इसी तरीके का एक वारंट जो है, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, दोबारा भी अभी चुन लिए गए हैं, पुतिन साहब, पुतिन जी के लिए भी अभी ये गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका, और इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बहुत कम कर रहे हैं। और चूंकि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं आईसीसी के, वहां पर अगर ये यात्रा करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वास्तव में जब भी कभी ऐसा कोई वारंट जारी कर दिया जाएगा गिरफ्तारी का, तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। अब इस न्यायालय में, वास्तव में इस न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई, और
1998 में इसकी संधि हुई थी रोम इटली में, ठीक है। तो यह 2002 से अस्तित्व में आता है, जबकि इसके लिए जो संधि हुई है वो 1998 में हुई है, इसीलिए इसको रोम संविधि भी कहा जाता है। और इसमें जो भी राष्ट्र इसका मेंबर बनना चाहता है तो सबसे पहले उस रोम स्टैट्यू पर उसे साइन करने होते हैं, रोम संविधि पर साइन करने होते हैं, और उसके बाद अपने देश की विधायिका, यानी कि जो भी वहां पर, जैसे भारत में संसद है, अमेरिका में कांग्रेस है, तो वहां की जो भी विधायिका है वहां पर उसे जाकर के उससे अप्रूवल कराना होगा। तो इस समय वर्तमान में 124 देश आईसीसी के सदस्य हैं, जिनमें से अफ्रीकी देश इसका सबसे बड़ा समूह है। आर्मेनिया जो लास्ट में फरवरी 2024 में इसका सदस्य बना है। ये इसके बारे में अपडेट्स थे। कुछ भारत के पक्ष को भी जानिएगा और बाकी स्थितियों को भी जानिएगा। महत्वपूर्ण यह है कि भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया और तुर्की, ऐसे ये कई बड़े देश हैं जिन्होंने आज तक रोम स्टैट्यू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल और सीरिया, ये वो देशों का समूह है जिन्होंने इस पर साइन तो किया है, लेकिन अपनी विधायिका से इस पर अभी तक अप्रूवल नहीं कराया है। तो ये भी टेक्निकली अभी तक पूरे मेंबर नहीं माने जाएंगे। अब ये हो गई आईसीसी की स्थिति। आईसीसी में होता कैसे है, किसी पर अगर मुकदमा करना है या किसी पर वारंट जारी करना है, किसी पर निर्णय देना है, तो वास्तव में इसकी प्रक्रिया यह है कि अदालत में एक अभियोजक का कार्यालय होता है जो एक पहले जांच करेगा, प्राइमरी जांच होगी, उसकी जांच की रिपोर्ट जजेस के सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगर वे उसको वैलिड ग्राउंड पाते हैं तब वारंट जारी किया जाएगा। तो वास्तव में इसमें टोटल 18 न्यायाधीश होते हैं और आईसीसी में, और इनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। 9 ईयर टर्म के लिए आईसीसी में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अब हम इजराइल के बारे में भी जान लेते हैं कि आईसीसी को लेकर इजराइल की क्या स्थिति है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वारंट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का क्लियर स्टेटमेंट आया है कि हम इसके सदस्य ही नहीं हैं, और ये वास्तव में यहूदियों के दमन को बढ़ाने के लिए किया जा रही गतिविधि है। तो इन्होंने इसको अपनी यहूदी संस्कृति और यहूदी पहचान से जोड़ा है और इसे टेक्निकली गलत और एक तरीके से अतिक्रमणकारी माना है। वास्तव में इजराइल ने इस पर कभी भी साइन नहीं किए हैं। इजराइल रोम स्टैट्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे कि मान लीजिए फिलिस्तीन में, जो गाजा पट्टी की बात हो रही है, फिलिस्तीन में राज्य और गैर राज्य पार्टियों जैसे कि इजराइल को बहुत देशों ने मान्यता भी नहीं दी है, दोनों के नागरिकों के द्वारा किए गए अपराधों पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र होता है। अगर कोई राज्य है, उस क्षेत्र में कोई और दूसरा राज्य या कोई भी गैर राज्य समूह जैसे कि हमास, आप कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहा है जिसकी वजह से वहां पर अपराध हो रहे हैं, तो उस पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरी खास बात, दूसरा जो फैक्चुअल पॉइंट है वो ये है कि फरवरी 2021 में आईसीसी ने कहा था कि वह गाजा और वेस्ट बैंक सहित फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसलिए अगर गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक में कोई भी गतिविधि हुई है तो उसके जो भी आरोपी हैं, जैसे कि इस केस में इजराइल, उन पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र अपने आप स्थापित हो जाएगा। इन सब के बावजूद आपको यह ध्यान रखना है कि इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब अगर इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इजराइल पर आईसीसी का क्षेत्राधिकार बन जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है, आगे इसको लेकर क्या स्थितियां बनने वाली हैं। पहली चीज यह है कि आईसीसी के जो भी निर्णय हैं वो बाइंडिंग हैं, बाध्यकारी हैं। बाध्यकारी किस पर हैं? बाध्यकारी हैं वो उन राज्यों पर जो राज्य इसके सदस्य हैं, जो 124 सदस्य देश हैं, उन पर ये निर्णय लागू किए जाएंगे, बाध्यकारी होंगे। अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है और जिस पर वारंट जारी हुआ है, वह व्यक्ति इन राज्यों में विजिट कर रहा है, तो ये उन राज्यों की जिम्मेदारी है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करें और आईसीसी के डिटेंशन सेंटर में उसको भेज दें। अब यहां पर पूरी तरीके से बात किस पर डिपेंड करेगी कि वो राज्य सहयोग कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अब उनको गिरफ्तार करना, उनकी संपत्तियां जब्त करना, ये सब आईसीसी की आगे की कार्यवाहियों में आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी ये वारंट जारी होगा तो सभी 124 राज्य जो इसके सिग्नेटरी है, जो इसके हस्ताक्षर करता है, वो उन पर इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो इसे लागू करे। महत्वपूर्ण यह है कि जब भी कभी किसी के खिलाफ आपका वारंट जारी, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, जैसे कि मैंने व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में बताया, उसी तरीके से अगर इनके खिलाफ, बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ भी ये जारी हो जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं करने में बहुत ही समस्याग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि 124 देश में अगर ये एंट्री करते हैं तो वहां पर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पुतिन साहब जो हैं वो रशिया से चाइना की यात्रा पर गए हैं। अभी न्यूज आ रही थी कि शायद ईरान भी जाएंगे, लेकिन वो उन देशों में नहीं जाएंगे जहां पर इसकी साइन हो गई है, जो आईसीसी के मेंबर्स हैं। दूसरी खास बात जो इसके साथ साथ आपको जाननी चाहिए वह यह है कि दो संस्थाएं हैं जिसमें हमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है, और दूसरा है आईसीजे। इन दो कोर्ट्स में क्या अंतर है, इन दो न्यायालयों में क्या अंतर है, यह भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो आईसीजे है वो 1946 में स्थापित हुआ, जबकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में स्थापित हुआ। यूनाइटेड नेशंस के रेफरेंस में देखें, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो यूएन का ऑफिशियल कोर्ट है, ठीक है। और इसी को हम बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूएन के अंतर्गत इसकी संस्था में आएगा। जबकि आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और केवल अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद किसी मामले को इसको रिफर करती है तो ही वो उस पर यूएन से रिलेशन रखता है, अदरवाइज ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तीसरी खास बात, दोनों ही नीदरलैंड्स के हेग में स्थापित हैं, दोनों की स्थापना एक ही स्थान पर है, दोनों के ऑफिस एक ही स्थान पर है। अब ये कैसे कैसे केसेस लेंगे उसमें अंतर है, ठीक है। जो आईसीसी है वो वास्तव में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करता है, आपराधिक जो दंड प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है, जबकि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एडवाइजरी ओपिनियन देता है और दो पार्टीज के बीच में हो रहे विवादों पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर आएगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आएगा, वो वास्तव में सॉवरेनिटी को लेकर, संप्रभुता को लेकर, सीमा विवादों को लेकर के, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी कि समुद्री सीमाओं के विवाद को लेकर के, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इन सब मामलों में आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करेगा। जबकि जो आईसीसी है वो वास्तव में अपराधों पर ज्यादा केंद्रित है, जैसे कि जीनोसाइड जिसमें मानव हत्या होती है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती है, वॉर क्राइम्स होती है, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन होता है। तो यहां पर अपराध जहां पर सीधा सीधा संबंधित है उसके लिए आईसीसी है, ठीक है। फंडिंग कहां से आती है, इनको पैसा कहां से मिलता है, तो जो आपका आईसीजे है वो यूएन की बॉडी है, उसको यूएन ही फंड करता है, जबकि आईसीसी को उसके मेंबर कंट्रीज फंड करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी इसको यूएन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, मानवाधिकार संस्थाओं से आदि से भी फंड प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए यूएन जिम्मेदार नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण बॉडीज हैं न्यायिक, वैश्विक न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, इसलिए इन दोनों के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।